नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मीटिंग में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। इसमें वन्य जीव संघर्ष में घायल, गंभीर घायल और मृतकों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि को लेकर फैसला लिया गया। इसके साथ ही कई नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार भी किया गया। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक देहरादून में होगा विधानसभा का सत्र। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। साल 2013 के बाद के खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इन खिलाड़ियों को 2000 से 5400 रुपए ग्रेड पे पर नौकरी मिलेगी। खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी के भी 2 पद सृजित किए गए हैं। खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए 6 विभागों को चयनित किया गया है। तो उत्तराखंड कैबिनेट के ये बड़े फैसले आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कैबिनेट ने नरेंद्रनगर की सीमा का विस्तार किया। चमोली के घाट विकास खंड को नगर पंचायत बनाया गया। तो नगर पंचायत कीर्तिनगर के सीमा विस्तार को मंजूरी। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया। नगर पालिका परिषद हरबटपुर देहरादून का सीमा विस्तार भी हुआ। तो ये तमाम फैसले कैबिनेट में लिए गए। कैबिनेट ने नगर पालिका रुद्रप्रयाग का सीमा विस्तार भी किया। तो ये महत्वपूर्ण फैसले उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए, जहां नैनीताल की नगर पंचायत भीमताल को नगर पालिका बनाया गया। तो इन तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगी। वन विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद खत्म किए गए। वहीं वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि मुनस्यारी के स्वरूप को देखते हुए वहां काफी पर्यटन की संभावना, विकास की संभावनाओं को देखते हुए घोषणा की गई थी कि मुनस्यारी को नगर पालिका बनाया जाएगा। लेकिन जनसंख्या और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए अवस्थापना सुविधाओं को के विकास के लिए उसको मुनस्यारी को आज ये मुनस्यारी को इसमें राजस्व ग्राम सरमौली, जैंती, मल्ली, घोरपट्टा, भूंगा और घोरपट्टा इनको शामिल करते हुए नगर पंचायत बनाने का अनुमोदन दिया गया। पहले क्या था मुनस्यारी? पहले नहीं था, पहले तो ब्लॉक है, ब्लॉक। इसी तरह से देहरादून के जनपद में नगर पालिका परिषद हरबटपुर पहले से थी, लेकिन उसमें क्या था कि एक ढकरानी ग्राम था। ढकरानी ग्राम का कुछ पार्ट उसमें शहरी उसमें पालिका का पार्ट था, कुछ पार्ट नहीं था। उसको देखते हुए ढकरानी का पूरा वार्ड 1 और 2 का जो भाग आंशिक बचा हुआ था उसको उसमें शामिल करते हुए नगर पालिका परिषद हरबटपुर का भी को भी उसमें शामिल करने की चीज माननीय मंत्रिमंडल से, ये भी सीमा विस्तार का है, माननीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन का नगर पालिका। इसी तरह से नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग का भी सीमा विस्तार किया गया है, जिसमें राजस्व ग्राम बरसू, जयमंडी, दानसेरा, औंड, काला पहाड़, धवेली और जवाड़ी, ये सब बिल्कुल शहर के आसपास के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध के अलावा एक स्किल डेवलपमेंट को और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है। तो इसमें हम लोग एक देवभूमि उद्यमिता योजना करके अपने जो हमारे सरकारी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय हैं उनके लिए नई योजना हम लोग लेकर के आ रहे हैं। इसमें आइडिया ये है कि हम लोग सबसे पहले तो उद्यमिता को और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे बूट कैंप जो होते हैं, जो अवेयरनेस कैंप करेंगे। इसके अलावा हमारे जो कॉलेजेस के जो यूनिवर्सिटीज के डीसी हैं या हमारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं और जो बाकी हमारे प्राध्यापक हैं, उनका हम लोग सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कर रहे हैं।
उत्तराखंड का विधानसभा का सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसी अवधि में 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश भी रहेगा। राज्य सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट यानी कि सप्लीमेंट्री बजट भी लेकर आ रही है। मुख्य सचिव एस संधू ने ब्रीफिंग के दौरान पहले पत्रकारों को जानकारी दी है कि सत्र 6 से 12 सितंबर तक आयोजित होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति साफ करते हुए बताया कि सत्र 5 सितंबर से आयोजित होकर 8 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत हो रहा है और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो माननीय मंत्रिमंडल ने भी प्रस्ताव पारित किया है और ये जो हमारा सत्र होना है देहरादून में होना है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मार्च में गैरसैंण में हुआ था और उसमें सितंबर से पहले होना था। ये इसमें हमने निर्णय लिया और साथ में अनुपूरक बजट भी इसमें हम लोग ला रहे हैं ताकि जो हमारे बजट की स्थिति है, आप जानते हैं इस बीच में अनुपूरक की भी आवश्यकता रहती है, तो सप्लीमेंट्री बजट भी इसी सत्र के दौरान। रक्षाबंधन से ठीक पहले धामी सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री ने सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को इस योजना के अंतर्गत व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। सचिवालय में स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित राखियों के एक ऐसे ही स्टॉल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम की पत्नी गीता धामी भी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस योजना का शुभारंभ कर महिला समूहों की ओर से बनाए गए उत्पादों का निरीक्षण किया। वहीं समूहों की महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी भी बांधी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की महिला समूहों के लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिला समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत सभी विकास खंडों में महिला समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगवाकर मार्केटिंग का अवसर भी दिया जाएगा, जिससे उत्पादों की बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। साथ ही अन्य उत्पादों को एक नई पहचान मिल सकेगी। इसी क्रम में सचिवालय में प्रदर्शनी लगाई गई। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में मातृशक्ति का हमेशा से ही बड़ा योगदान रहा। साथ ही कहा कि तमाम ऐसी महिलाएं सहायता समूह हैं जो घरेलू उत्पाद बना दें। रक्षाबंधन के पर्व के लिए भी उच्च क्वालिटी की राखियां बनाई गई हैं। ऐसे में उन उत्पादों को बेहतर मंच मिलना चाहिए ताकि समूहों के उत्पाद को बाजार मिल सके। इसके लिए योजना शुरू की गई है। सीएम ने कहा कि महिला समूहों के उत्पाद किसी भी एनएनसी में काम नहीं है। वही योजना का शुभारंभ होने पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती हैं और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं, अचार से लेकर सिलाई बुनाई, और रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियाँ बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक कोई स्थान मिलना चाहिए जहाँ पर उनके इन उत्पादों की ठीक प्रकार से उसको बाजार मिल पाए, उसका विपणन हो पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सभी बहनें जो उद्यम करती हैं, अपना उद्योग चलाती हैं या स्वयं सहायता समूह में बहुत सारा निर्माण करती हैं, तो उनको एक अच्छा स्थान मिलेगा, उनके बनने वाले सामान का उचित मूल्य मिल पाएगा, बाजार मिल पाएगा। और मुझे खुशी है कि जब भी मैं उनके किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं, उनके उत्पादों को देखता हूं, तो उनके उत्पाद किसी मल्टीनेशनल कंपनियों से कम नहीं है, जो हमारी बहनों के द्वारा अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से बनाए होते हैं। हमारे राज्य
बहुत ही खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए और महिला उद्यमी जो बहनें हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना का काम किया है, अच्छा मार्केट बाजार देने का काम किया है। हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके घर गाँव में बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाती हैं, बहुत से उत्पाद जो है वस्तुओं का निर्माण करती हैं और सरकार के द्वारा जो है उनको इन कार्यों को जो है करने के लिए बहुत कई सारी योजनाएं भी शुरू करी गई हैं और उनके सहयोग से महिलाएं जहां एक तरफ अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं, कामों को शुरू कर रही हैं, वहीं जो है गवर्नमेंट उन्हें समय समय पर अलग अलग जो है मेलों के माध्यम से प्रदर्शनियों में भेजने का भी काम करता है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उपवास संस्था द्वारा आयोजित तीज उत्सव कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। इसमें गीता धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। कार्यक्रम के दौरान जहां नन्हे बच्चों के अनेकों प्रस्तुतियां दी गई तो वहीं महिलाओं द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान तीज क्वीन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें तमाम पुलिस परिवार की महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि गीता धामी ने सभी पुलिस परिवारों की महिलाओं को तीज की शुभकामनाएं दी। वहीं पारंपरिक लोकगीत के सुंदर नृत्य भी किए। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यपाल उत्तराखंड की पत्नी गुरमीत कौर और डीजीपी अशोक कुमार की पत्नी अलकनंदा अशोक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पत्नी समेत तमाम स्कूली बच्चे ही मौजूद रहे। बहुत अच्छा जो है पुलिस लाइन में उपवा के द्वारा ये तीज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया और मैं सभी को तीज की और साथ में आटू सातू का आज पर्व है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और पुलिस के सभी लोग जो कि देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और वहीं उनका परिवार भी जो है आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हो करके जो है अपने टैलेंट को जिन्होंने दिखाया है और मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ। बहुत इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई लोग 30 अगस्त तो कई लोग 31 अगस्त को रक्षाबंधन की तिथि बता रहे हैं। ऐसे में गंगा सभा द्वारा असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें रक्षाबंधन को लेकर विद्वानों व ज्योतिषाचार्य की राय ली गई और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त निकाला गया। वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सभी ग्रंथों पर चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। रात 9:04 पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शैलेश तिवारी ने बताया कि भद्र उतारने के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं गंगा सभा के महामंत्री तन्मय विशिष्ट ने बताया कि भविष्य में इसी तरह के असमंजस को दूर करने का काम किया जाएगा जिसमें काशी विद्युत परिषद को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार त्योहारों को 2 तिथि के असमंजस को समाप्त कर चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा शुरू हो रही है। अनेक शास्त्रों का मंथन किया गया और उसका निष्कर्ष यही है कि उपाकर्म में भद्रा का निषेध नहीं है, रक्षाबंधन में भद्रा का निषेध है। अतः 30 तारीख को 10:58 के बाद उपाकर्म किया जाएगा और 30 तारीख को ही रात में 9:04 के बाद, या आप अपना पंचांग देख सकते हैं, जब भद्रा उतर रही हो, भद्रा उतरने के बाद रात में रक्षाबंधन होगा। ये निष्कर्ष निकला और कई शास्त्रों के मंथन के बाद ये निष्कर्ष निकला है। सबसे महत्वपूर्ण यही विषय रहा है और पिछले कुछ वर्षों से लगभग हर त्यौहार को लेकर एक संशय समाज में व्याप्त रहता है और इससे कहीं ना कहीं आम लोगों के मन में एक भ्रम तो उत्पन्न होता ही है, कहीं ना कहीं आस्था को भी उनकी चोट पहुंचती है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमने आज ये शुरुआत की है और हरिद्वार जो हमारी गंगा सभा की विद्वत परिषद है उसके साथ साथ पूरे हरिद्वार से हमने जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो विद्वान हैं, उनको बुलाया है और एक तार्किक रूप से शास्त्रार्थ हुआ है और सभी जो धर्म हमारे जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने के उपरांत इस बात पर आज एक सहमति बनी है कि किस दिन जो है, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है तो किस दिन रक्षाबंधन मनाई जाए और ये स्वीकृत सभी को है कि 30 तारीख को ही उपाकर्म भी होगा। सबसे
बागेश्वर डिग्री कॉलेज में विधानसभा उपचुनाव के लिए तैनात पीठासीन अधिकारी, मतदाता अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय के साथ ही जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को मास्टर ट्रेनरों ने 2 पालिकाओं में सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने मतदान कर्मियों के द्वितीय प्रशिक्षण शिविर में दिवस में संबोधित करते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक संपादित करें, निष्पक्ष होने के साथ ही निष्पक्ष दिखाना भी जरूरी है, इसीलिए अनावश्यक ऐसा आचरण न करें जिससे मतदान में किसी प्रकार का व्यवधान हो। उन्होंने कहा कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखें, बूथ के भीतर मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि वोटर चेतना अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वोटर चेतना अभियान के तहत हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पूरे देश में जिस तरह से वोटर चेतना अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत किसी तरह से जनता के बीच जाया जाए, साथ ही किस तरह से नए वोटरों को पार्टी से जोड़ना है, इस कार्य योजना को विस्तार से रखी जाएगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का 27 तारीख को आगमन है। मुख्य रूप से तो शांति कुंज के एक कार्यक्रम में उनको रहना है, लेकिन उसके साथ साथ उसी दिन इस माह का अंतिम रविवार है और मन की बात का कार्यक्रम भी होगा। तो हम ऋषिकुल जो कैंपस है आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल में, उसमें वृक्षारोपण करेंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा और उसी स्थान पर मन की बात के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। हमारे कार्यकर्ता भी उस कार्यक्रम में उपस्थित, बूथ के कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित रहेंगे। उसके बाद शांति कुंज के कार्यक्रम के बाद में हरिद्वार में ही जो प्रदेश की कोर टोली है, कोर कमेटी, उनके साथ उनका व्यक्तिगत मिलना होगा। ये कार्यक्रम पूरे दिन का कार्यक्रम बना है। और राष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बागेश्वर उपचुनाव भारी मतों से जीतने का दावा किया है। करण माहरा का कहना है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से काफी परेशान है, इसीलिए बीजेपी का सबक सिखाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करती है, इसीलिए कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरपोक है क्या? कांग्रेस का कार्यकर्ता लालची है क्या? और ये सीधा सीधा अपनी कमियां बताइए ना। अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की स्थिति में आप नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं को संभालने की स्थिति में आप नहीं है। भाजपा में काय को आरोप लगा रहे हैं? हमने तो कहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो व्यक्ति आ रहा है मोदी जी काम के प्रति श्रद्धा रखते हुए, पुष्कर सिंह धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर जन दबाव में बीजेपी में आ रहा है। जन दबाव सत्य कर रहा हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता पर जब जनता का दबाव होता है विकास के लिए, तो इस नाते आ रहे बड़ी संख्या में आ रहे। आज भी अभी थोड़ी देर बाद सूचना दे देंगे कौन बीजेपी में आने वाले हैं। बीजेपी जिस तरीके से कुप्रबंधन कर रही है, विपक्षियों के पोस्टर फाड़ना, उनके झंडे उतार के गांव से बाहर फेंक देना, इससे आम आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी नाराज है, चिंतित भी है कि किस दिशा में जा रहे हैं। और कुछ लोगों को धमका के ज्वाइन करना, तेरा होटल तोड़ देंगे, तेरा मकान जो है अतिक्रमण में है इसको तोड़ देंगे, तेरे बार में ये गड़बड़ है इसको मतलब इतने के टैक्स लगा देंगे, उनको ज्वाइन करा। लेकिन ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, रसूखदार लोगों को, पैसे वालों को ले जाएं, लेकिन गरीब आदमी के मकान को कौन बचाएगा? गरीब आदमी किस उस पर सरेंडर करेगा? ये समझ से परे। बीजेपी जिस तरीके से कुप्रबंधन कर रही है, विपक्ष। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 26 अगस्त तक बारिश को ये दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के चमौली, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और चंपावत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बाकी के जिलों में भी तेज गर्जन के भारी बारिश हो सकती है, इसीलिए इन जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 अगस्त को भी उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी रहेगा। 26 अगस्त को कुछ जिलों में लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।